एवरीवन, वेलकम टू रोजगार विद अंकित। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यायपालिका के अंदर जुडिशरी में रहने वाला है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखते हैं ये जो हाई कोर्ट है ये आता है भाग 6 में। जो संविधान में इसका वर्णन है वो भाग 6 में और आर्टिकल 214 से 231 तक। अब ये हाई कोर्ट है क्या, जो आपका राज्य है, ठीक है। आप जैसे किसी भी राज्य से हो, भारत में इस टाइम पे 28 राज्य हैं, तो आप 28 राज्यों में से हो, तो आपके जो राज्य में जो सबसे ऊंची न्यायिक संस्था होगी राज्य के अंदर, वो होती है हमारी हाई कोर्ट, ठीक है। तो और पूरे देश की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था कौन सी होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट। तो आ गया होगा समझ। आप देखिए हल्का सा आप हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का बैकग्राउंड ये देख सकते हैं कि एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लाया था 1961 में। इसके तहत 1962 में 3 हाई कोर्ट बने थे, कैलकाटा, बम्बई, मद्रास। ये ही हमारे सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं भारत में। और इसके बाद में जो चौथा हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, जो कि बना था 1866 में। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा मूल संविधान था, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है। अब आपने, क्योंकि देखिए इस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों के लिए अब इस टाइम पे मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे हमारे यहाँ पे 25 हाई कोर्ट है, बट राज्य तो 28 है। तो देखिए जब मूल संविधान था उसमें यह लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे तो राज्य कम थे, तो पर मैं आपको ये वाला जो केंद्र और उसके संघ शासित प्रदेश में पढ़ा चुकी हूँ वीडियो कि कैसे कैसे हमारे राज्य बन के आए हैं, क्या क्या हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और यहीं पे फिर क्या होता है, एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है जो ये बोल देता है कि अगर, ठीक है, ये व्यवस्था भी करी जा सकती है कि एक हाईकोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी शेयर किया जा सकता है, वो उसे साझा हाईकोर्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये वाली व्यवस्था हमारी कब करी गई थी, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है। ये 1956 में आया था। और चलिए आपको मैंने 7वें संविधान संशोधन गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था कि एक गवर्नर कुछ ऐसे करके, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 7वां संविधान, यही वो 7वां संविधान संशोधन है कि गवर्नर से कैसे रिलेटेड है। अब आप ये देखेंगे कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितनी हाई कोर्ट है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे 25 हाई कोर्ट है। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बनने वाली है वो है आंध्र प्रदेश के लिए, जो कि 25वीं हाई कोर्ट है 2019 में, ठीक है। और अब देखिए आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या याद रखने हैं। दिल्ली सिर्फ एक इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है, एक इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली इकलौता ऐसा है जिसका अलग न्यायालय है, मतलब वो अपना न्यायालय किसी के साथ में शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता, इकलौता अलग न्यायालय। और आप देखें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इन दोनों के पास में है हाई कोर्ट, पर इन दोनों की अपनी कॉमन एक हाई कोर्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर की और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की दोनों की एक हाई कोर्ट है। तो अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में अंतर समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने बात करी है कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका सिर्फ खुद का ही न्यायालय है, मतलब कि वो किसी के साथ में साझा शेयर नहीं करती है, वो दिल्ली है। और दिल्ली के पास में ये अपना उच्च न्यायालय 1966 से है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के कंफ्यूजन आपको नहीं रखने हैं। और आपको मैं बताऊं कि संसद है ना, वो कानून के जरिए किसी भी न्यायालय का क्षेत्र बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है कि किसी न्यायालय के अंदर किसी यूनियन टेरिटरी को रख सकती है। अभी आप देखिए पढ़ने वाले हैं, सब आपको पता चलेगा कि संसद कैसे कैसे कर सकती है। तो अब हम यहाँ पे, मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर में, ठीक है, जिनके अंडर बाकी हाई कोर्ट शेयर होके आते हैं। तो देखिए वो कैसे, एक तो बम्बई हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है। बम्बई हाई कोर्ट के अंदर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है उसका हाई कोर्ट बम्बई में है। गोवा का जो हाई कोर्ट है वो भी बम्बई में है। दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये देखिए ये पूरी यूनियन टेरिटरी एक ही है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, 2020 से जनवरी 2020 से 26 जनवरी से ये जो हमारी दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को एक मिला के यूनियन टेरिटरी कर दिया है। इससे पहले क्या था, हमारे यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरी थी पहले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ के अलग बना दिया गया तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें संघ शासित प्रदेश भी बोला जाता है,
उसके बाद में इन 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक बना दिया गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अब 8 यूनियन टेरिटरी रह जाती हैं इस टाइम पे। तो ठीक है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है क्योंकि भाई ये लेटेस्ट में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दादर और नागर हवेली और दमन व दीव का जो क्षेत्र है, जो यूनियन टेरिटरी है, इसका न्यायिक क्षेत्र, जो इसकी हाईकोर्ट की सीट है वो कौन सी है, वो है बम्बई हाईकोर्ट। तो अब आपको देखिए मैं बताऊं, ऐसे ही आपको करंट अफेयर से रिलेट करके याद रखने हैं, और इसको याद रखने में कुछ बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एक मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो हाई कोर्ट है किस राज्य के अंदर आएगा, आपको इसमें कतई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जो मतलब जिस यूनियन टेरिटरी के लगभग जो राज्य पास में पड़ेगा वो ही उसका हाई कोर्ट होगा। अब आप बताइएगा, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का हाई कोर्ट किस राज्य में है, ठीक है, सॉरी कौन सा हाई कोर्ट है, तो एक आपका एग्जाम क्वेश्चन वो उसमें ऑप्शन है बम्बई, एक है कलकत्ता। तो भाई अब इतना दिमाग तो खुद का लगाना चाहिए कि दादर और नागर हवेली तो इधर साइड है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, इधर मैप पे, और कोलकाता जाके इधर वेस्ट बंगाल में, तो क्या मतलब कोई मतलब नहीं रहता ना ये वाला हाई कोर्ट यहाँ पे बनाने का इसका। तो इस हिसाब से आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा और याद रखिएगा, समझिएगा, याद रखने में कुछ नहीं है। कलकत्ता का हाई कोर्ट देखेंगे हम, कलकत्ता हाई कोर्ट में कौन कौन आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और इसी के अंदर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आप देखिए यहाँ पे भारत का मैप है, अभी तो यहाँ पे बनेगा नहीं, ऐसे करके आप जो भी भारत का मैप याद रख सकते हो, और इधर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, तो इसके अंदर हमारा ये वाला आएगा कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं भाई ये क्वेश्चंस, और ऐसे ही मतलब इनमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं याद करने को, बस हल्का सा एक बार समझ लेना है। तो आप इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हो, नाम, एन माने हो गया नागालैंड, और ए माने हो गया असम, और इस ए माने अरुणाचल प्रदेश, और इस ए माने मिजोरम। यहाँ पे आपको मेघालय और मणिपुर नहीं लाना है, इस एम माने हो गया मिजोरम, ठीक है। और अब देखते हैं केरल के हाई कोर्ट में कौन आता है, केरल के हाई कोर्ट में आता है केरल और लक्षद्वीप। ये आपको कैसे याद रखना है, इधर भारत का मैप हो गया, तो भारत के मैप में देखिए केरला यहाँ पे आता है, ठीक है, और आपको पता ही है अपना लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ पे है, तो केरल के थोड़ा पास में ज्यादा पड़ता है, तो इसीलिए इसका हाई कोर्ट हो जाएगा केरल में, लक्षद्वीप का, ठीक है। अब हम देखते हैं मद्रास, तमिलनाडु और जो मद्रास हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु का भी है और पुडुचेरी का भी है। अब आप इधर देख सकते हो पुडुचेरी ऐसे बटी हुई है, यन्नम, माहे, कराईकाल, ठीक है, इन सब में बटी हुई है, तो पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट आ जाता है वो तमिलनाडु के ज्यादा पास में हो जाती है, तो इसलिए वो मद्रास में आ जाता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ये किस किस का है, तो ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है। तो देखिए मैंने 3 पे स्टार मार्क बनाए हुए, इनका मतलब ये है कि ऐसे 3 हाई कोर्ट हैं जो एक से ज्यादा अधिक राज्यों के बीच में साझा शेयर किए जाते हैं। शब्द वापस से सुनिएगा, राज्यों के बीच में। यहाँ पे मैंने केंद्र शासित प्रदेश का नहीं नाम जोड़ा है, तो देखिए एक तो बंबई हाई कोर्ट हो गया, महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ पे एक से अधिक राज्य हो गए, ठीक है। अब दादर और नागर हवेली है, ये तो भाई यूनियन टेरिटरी है, बट हम खाली राज्यों की बात कर रहे हैं, तो एक हाई कोर्ट तो बंबई का हाई कोर्ट हो गया जो एक से अधिक राज्यों के बीच में। आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में एक आ जाता है हमारा गुवाहाटी का, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसके आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि इसके या तो आप इनको याद रख लो कि इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, इन राज्यों का, या आप वो जो बचे हुए 3 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पूर्वोत्तर हमारे 7 राज्य हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स जिन्हें बोला जाता है, 7 बहनें, 7 राज्य हैं, तो उनमें से ये 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, बाकी जो 3 राज्य बचते हैं उनके अलग अलग हाई कोर्ट हैं, उनके नाम है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। या तो आप उनको याद रख लो MMT करके कैसे भी, या इन बाकी इन 4 को याद रख लो, तो जो बाकी 3 बचेंगे उनके हाई कोर्ट खुद के होंगे, है ना। और अब इसके बाद में आता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो भी एक से अधिक 2 राज्यों के बीच में होता है, पंजाब और हरियाणा के बीच में। बाकी आप देखेंगे तो उसमें एक राज्य होगा, बाकी कोई यूनियन टेरिटरी होगी, एक राज्य होगा, कोई यूनियन टेरिटरी होगी, ठीक है। एक राज्य है यहाँ पे पश्चिम बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी है। यही 3 ऐसे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट हमारा, गुवाहाटी हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके अंदर एक से अधिक राज्य आते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बताऊं, आपको देखिए कुछ आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आता है कि कौन से राज्य की
जो उसकी न्यायिक सीट है, जो उसकी सीट, उसकी हाई कोर्ट की सीट है, वो कौन सी जगह पे है? तो देखिए ज्यादातर सीट है वो है उनकी राजधानियों में। ठीक है, वापस से मैं बोलती हूँ, ज्यादातर सीट है उनकी राजधानियों में। पर आपको क्या करना है, कुछ राज्यों की सीट जो कुछ राज्यों की हाई कोर्ट की सीट उनकी राजधानियों में नहीं है, तो आपको तो भाई वो ही याद रखनी है, क्योंकि बचे हुए तो जिनकी राजधानियों में है वो तो याद रहनी है आपको। तो इसलिए आपको एक राजधानी अब याद होनी चाहिए कि भाई हमारे 28 जो राज्य हैं उनकी राजधानी क्या क्या है। एक बार याद नहीं है तो आप किसी पेज पे आपकी जहां पे भी लिखी है आप वहां से रिवाइज करिएगा। तो देखिएगा, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जिनकी उनकी राजधानियों में नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से और देख के इनको हाईलाइट कर सकते हैं। बस ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको ज्यादा याद रखना है और बाकी का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आप जिस अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हो, तो देखिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख सकते हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बनी है 1866 में, जो कि आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसकी सीट है वो है इलाहाबाद में। ठीक है, जो जिसकी ओरिजिनल जो सीट है वो इलाहाबाद बेंच है। कभी कभी आप लखनऊ, इलाहाबाद में सीट है, कभी कभी आप सुन भी लेते हो लखनऊ बेंच, तो वो बेंच अलग बना दी गई है, पर जो उसकी मेन सीट है वो है हमारी इलाहाबाद में। ठीक है, अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना तो हैदराबाद का हैदराबाद हो गया, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये वाला हम अभी याद कर ही चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कैलकाटा है, तो कैलकाटा की तो उसकी सीट कैलकाटा में ही होगी, तो इसे याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। बिलासपुर तो है नहीं, पर छत्तीसगढ़ की जो न्यायिक सीट है, जो हाई कोर्ट की सीट है, वो बिलासपुर में आती है। और देखिए आप जिस भी राज्य से हो, कृपया करके अपने राज्य की हाई कोर्ट का स्थापना दिवस और देख लीजिएगा। बाकी आपको सारे राज्यों की स्थापना दिवस की याद रखने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 हाई कोर्ट बताए हैं उनका एक बार आप याद रख लीजिएगा, और एक अपने राज्य का। ऐसे ही आप दिल्ली का दिल्ली में हो गया, ये गुवाहाटी वाला हम पढ़ चुके हैं अभी। अब देखिए गुजरात की राजधानी तो हमने देखी है गांधीनगर है, बट गुजरात की जो सीट है हाई कोर्ट की वो अहमदाबाद में है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की तो हमें पता ही है शिमला है, तो शिमला में ही, इसे याद करने का कुछ नहीं बनता। अब जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है, इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। तो देखिए मैंने इस वाली बुक में 2020 के हिसाब से अपडेट करके आपको लिखा है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, तो इसे याद करने का कोई मतलब नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बनता है, केरल की जो सीट है वो कहाँ पे है, एर्नाकुलम। ठीक है, इसे जो भी बोला जाए आप इसे याद रखना बस, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो भी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्या है राजधानी भोपाल है, बट मध्य प्रदेश की सीट कहाँ पे है, जबलपुर में। तो बस आपको एक हल्की सी याद रखनी है, ये 7-8 होंगे हाईलाइटेड पोर्शन ज्यादा से ज्यादा, बस आप ये याद रखिएगा। और जो बाकी बसते हैं उनकी तो उनकी राजधानी क्षेत्र में ही सीट होगी। ठीक है, जैसे अब राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, बट इसकी जो मुख्य पीठ है वो है हमारी जोधपुर में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी आप बताइएगा क्या है, और इसकी सीट है नैनीताल में। आपको बतानी है अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है। अब देखिए ये लेटेस्ट जो 25वीं हाईकोर्ट बनी है ये आंध्र प्रदेश 2019, और इसकी राजधानी है अमरावती। ठीक है, इससे सॉरी ये अमरावती में है। और देखिए इससे पहले जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बनी थी, एक बनी थी त्रिपुरा की, मणिपुर की और मेघालय की। ये 3 हाईकोर्ट हमारी बनी थी 2013 में। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ये रटने की, ये सारी जो डेट्स हैं ये सब कुछ याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बस आप इसको देखिएगा। हाईलाइटेड पोर्शन है जिसको हाईलाइट मैंने पिंक कलर से किया हुआ है, बस आपको ये सीट याद रखनी है। और जब आप अपने नोट्स बनाए तो खाली ये ही लिख लें उनमें, और बाकी ये वाला जो मैंने दिखाया है कि किसके साथ में अपनी हाईकोर्ट साझा करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है हमारा, वो अब हाईकोर्ट उसकी किस राज्य में है। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, और क्या हो सकता है महाराष्ट्र, कुछ भी ले लो। आपको सीधा मैंने जो अभी मैप बताया है दिमाग में वो ही सोचना है, और यहाँ पे आपको मैप में केरल बिठाना है। थोड़ा मैप सही नहीं है, बस समझ लीजिएगा। और यहाँ पे लक्षद्वीप आपको ऐसे बिठाना है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा केरल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ जो हाई कोर्ट से संबंधित हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। अब सारे तो पढ़ने नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं और जो आने चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो आर्टिकल हमारा 214 बात करता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, मतलब कि सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट के लिए बात करता है। और आर्टिकल 215 बात करता है जो हाई कोर्ट है वो अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, के रूप में काम करेगा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में कोर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, यहाँ पे CORT लिख दिया था, वो गलती से उसमें कोर्ट लगना रह गया था, तो वो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
आर्टिकल 216 बात करता है कि जो हाई कोर्ट है उसका गठन कैसे होगा, और आर्टिकल 226 अब ये आपको बताना है ये किसके बारे में बात करता है। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, इस वीडियो में भी आगे पढ़ेंगे, पर अभी ये आपको वीडियो यहीं पे पॉज करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो जो चैट चलती है उसमें नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। 231 हमारा आर्टिकल ये बात करता है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना करी जा सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा बात करता है आर्टिकल 2 से 231 में। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ इस प्रकार कुछ भी बिठाइएगा, ट्रिक याद रखिएगा। और देखिए अब आपको एक बात और बताएं हम कि जो हाई कोर्ट होती है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कल पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिला के टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 34 है। बट ये हमारी जो हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है, जो न्यायाधीशों की संख्या है, वो कैसे डिसाइड करी जाएगी, उसे तय कौन करेगा, तो उसे तय करते हैं राष्ट्रपति जी। और किस आधार पर तय करते हैं कि उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, और जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा हाई कोर्ट में चांसेस हैं कि उसमें मुकदमे दर्ज होंगे, या अगर किसी राज्य में या कहीं पे क्राइम ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा मुकदमे दर्ज होंगे। तो इसी प्रकार से कहीं पे तो आप देखेंगे 6 उनके न्यायाधीश है, किसी पे 20 भी हो सकते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं, तो वो हर राज्य में बदलते रहते हैं। आपको क्या करना है कि आप ज्यादा कर सकते हो तो अपने राज्य का याद रख सकते हैं नाम। तो हम न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेते हैं कि ये हमारी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आती है हमारी आर्टिकल 217 में। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, ये करेंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख दिया है, SC और HC दोनों की नियुक्ति, इनके जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और देखिए जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट की, वो कैसे होगी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, और गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर है, जैसे कि अब आपको उनको यूपी के लिए किसी न्यायाधीश, किसी जज को नियुक्त करना है यूपी की हाई कोर्ट के लिए, तो क्या करेंगे वो कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इस टाइम पे और जो हमारे यूपी के गवर्नर हैं उनकी सलाह ली जाएगी, और ये सलाह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये किसी वरिष्ठतम 2 जो न्यायाधीश हैं उनकी भी सलाह ले सकते हैं। यही यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, वही इसी प्रकार का प्रारूप सा कुछ यहाँ पे भी है। अब इनकी हम योग्यता देख लेते हैं कि भाई अब हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करा दी, बट अब उनकी क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या हर कोई बन सकता है, क्या हम आप जाके बन सकते हैं, तो वही देखते हैं कि देखिए योग्यता में आता है कि एक तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उन्हें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बाकी आपको सिटीजनशिप में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सिटीजनशिप वाला, नागरिकता वाला चैप्टर आप वो देखिएगा, वहां से अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और उसे क्या होना चाहिए कि वो भारत के किसी भी न्यायिक कार्य में, जो जुडिशियरी से रिलेटेड कार्य हैं, उसमें 10 वर्ष का अनुभव हो। और ये जो दूसरा पोर्शन है, इन वाली कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को वो फुलफिल कर दे, या वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय, मतलब यहाँ की वो किसी एक उच्च न्यायालय या एक से ज्यादा न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो, 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क करा है। यहाँ पे आपको साथ साथ में जब आप नोट्स बनाओ ना, जब भी नोट्स बनाओ, तो यहाँ पे योग्यता आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक साथ में नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता लिख लीजिएगा और यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज आप करिएगा, इतना तो अब आप कर ही सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए इतने नोट्स बनाए हैं, तो आप खुद के याद करने के लिए अपने हाथ से जो नोट्स बनाओ तो उनमें ऐसे करना है आपको। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो शपथ लेंगे राज्यपाल के साथ में, राज्यपाल के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं बताइएगा, राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना है हाई कोर्ट का, 62 वर्ष। देखिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे, प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। कैसे याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा थोड़ी बड़ी है, तो उसमें थोड़े और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत चाहिए, और ज्यादा एज, मतलब जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है उनको एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसलिए हाई कोर्ट में तो हो जाती है 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है उम्र 65 साल। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। प्लीज ये याद रखिएगा, त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को, और ये भी राष्ट्रपति को ही देते हैं।
और यहाँ पे इनको स्थानांतरण कि भाई जैसे यूपी हाई कोर्ट के जज को कहीं और पे भेज दिया या उन्हें मेघालय भेज दिया या उनको वहां पे बुला दिया, ठीक है, तो इनका स्थानांतरण इस प्रकार कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आपका देखिए ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि अभी एक करंट अफेयर में अभी मेरे को उनका नाम एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्ट में उन्हें पहुंचाया गया था कहीं से उनका स्थानांतरण करके, तो उस पर बड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस प्रकार से आप ये थोड़ा टॉपिक न्यूज में रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्थानांतरण कौन करता है हाईकोर्ट के जजेस का, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। तो अब आपको यहाँ पे पूरा देख के पता चल रहा होगा कि सिर्फ बस शपथ वाले मामले में ही राज्यपाल का काम है, बाकी तो सब में राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आप बस ये याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो शपथ राज्यपाल के सामने लेते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादातर जो काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। अब देख लेते हैं इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है। अब हमने नियुक्ति करा ली, शपथ करा लिया, योग्यता सब कुछ देख लिया, अब इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल जो मैंने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे हटते हैं ऐसे ही सेम टू सेम इनकी न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हटाने की प्रक्रिया है सेम टू सेम है। और वो कैसे हटते हैं, वो पार्लियामेंट से ही हटेंगे, संसद से ही हटेंगे, उसकी राज्य की विधानमंडल विधानसभा से हटाने में कोई लेना देना नहीं होगा। आ गया होगा आपको समझ। अब देख लेते हैं इनका वेतन क्या है। तो देखिए कृपया करके आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला जाके रिवाइज करिएगा। इनका वेतन क्या है, इनका वेतन है मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका 2.5 लाख रुपए वेतन है पर मंथ। अब ये 2018 में बढ़ाया गया है, उससे पहले 90,000 के करीब था। और इनके न्यायाधीश, ठीक है, जो बाकी न्यायाधीश होंगे, बाकी जज होंगे, उनका 2,25,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब जैसे कि आपने हम पिछली वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट की थी, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र अधिकार पढ़े थे, इसी प्रकार इसी वीडियो में हम जो हाई कोर्ट है उनके क्षेत्राधिकार पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्षेत्राधिकार में क्या है, एक तो है प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पढ़ा है, उसमें क्या था कि अगर कोई दो राज्यों के बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाए, केंद्र या राज्यों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, या इस प्रकार की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तो उस वाले केस में सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जा सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार था। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के मूल अधिकार देख लेते हैं। इसका मतलब है कि इनके लिए आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो। आपको किसी हाई कोर्ट से भी जो निचली अदालत है, जिनका हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिला अदालत वगैरह, उनमें जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसका प्रारंभिक और या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यही है, ठीक है। तो आपको मैं अब इनके एग्जाम्पल बता दूं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखिए, अगर किसी संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद आता है, तो वो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है। अब आपको ये संसद के सदस्यों से, देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको कैसे याद रखना है, ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव से संबंधित विवाद हुआ था, तो सॉरी, उनका विवाद गया था, वो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आपको उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कुछ हटावटा भी दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ निर्णय लिया था। तो इस प्रकार से आप कुछ याद रख सकते हो कि जो संसद के सदस्यों का विवाद भी सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। राज्य और विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, वो सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट वाले केस में क्या है, अगर राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर नागरिकों का मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उनको जिला न्यायालयों में, अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अगर वो सीधे जा सकते हैं, तो वो ही हो जाता है मूल अधिकार। और इसमें यहाँ पे क्या आता है, और अगर कोई आधिकारिकता का मामला है, यहीं पे आप समझ लीजिएगा इसको, या तो कोई वसीयत से रिलेटेड, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, इनसे कोई या न्यायालय की अवमानना हो, तो उससे रिलेटेड भी आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार क्या है। और देखिए दूसरा आता है रिट क्षेत्राधिकार, कि किस प्रकार से रिट लगाई जा सकती है। अभी मैं आपको वापस बताऊं, प्लीज आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में रिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। रिट आती है, 5 प्रकार की रिट होती हैं, ये मैं आपको सारी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ। कृपया करके फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ये रिवाइज करिएगा। तो ये आर्टिकल देखिए किस में आती हैं, आर्टिकल 226 में आती हैं। हमारे यहाँ पे जो रिट है वो आर्टिकल 226 में आती है हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए किस में आती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब आपको ये बताना है, ठीक है। रिट
और देखिए आप अगर कमेंट सेक्शन में, कुछ लोग हैं मेरे को उनके नाम हल्के फुल्के याद हैं, एक कोई रोहित करके हैं, वो सारे आंसर्स देते हैं, ठीक है, और भी कई लोग हैं बहुत सारे आंसर्स देते हैं, और वो लोग मतलब एक दो लोग तो ऐसे कि जो सारी वीडियोस के नीचे उनके आंसर हैं, तो आप भी ऐसे इस प्रकार का आंसर दे सकते हैं। आंसर दीजिएगा तो पूरा स्टेटमेंट लिख के आंसर दीजिएगा। तो अब एक मामला होता है, ये थोड़ा आप हल्का सा याद रख सकते हो कि चंद्र कुमार मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जो क्षेत्राधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे का अंग है, ठीक है, मतलब कि मूल ढांचे का अंग है, तो इसे तो बिल्कुल कभी भी संविधान में सुधार करके हटाया नहीं जा सकता है, संसद इसको हटा नहीं सकती है, ये संविधान का मूल ढांचा है। और संविधान का मूल ढांचा किससे आया था बताइएगा? केशवानंद भारती केस, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ ये। अब हमारा जो तीसरा इसका जो क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि अगर जैसे हमने आपको कल पढ़ाया था कि यहाँ पे तो आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो जिला न्यायालय है, यहाँ पे हाई कोर्ट राज्य की जो होती है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इसके आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, इसीलिए जो राज्य स्तर का सबसे ऊंचा अपीलीय न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट होता है। आ गया होगा समझ अपील कैसे करते हैं। और एक चौथा है पर्यवेक्षीय अधिकार, ठीक है, इसमें क्या है? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो उच्च न्यायालय, ठीक है, वो जिस राज्य का उच्च न्यायालय है वो अब उसके क्षेत्राधिकार में जितने भी न्यायालय होंगे, मतलब कि जैसे कोई हरियाणा का उच्च न्यायालय है, बाकी हरियाणा में जितनी भी जिला अदालतें आएंगी जो उनके जिलों के हिसाब से हैं, या और कोई न्यायालय होगा, तो उसका जो क्षेत्राधिकार होता है, उनकी जो सुपरवाइजरी, उनकी जो निगरानी कर सकते हैं वो हमारी हाई कोर्ट करेगी। तो इसका मतलब यही है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है, जो वहां पे उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पे जो नियंत्रण करना है, जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी तैनाती और पदोन्नति वगैरह के मामले में हाई कोर्ट का हाथ रहता है। और ये एक अभिलेख न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में भी पढ़ा चुकी हूँ और यहीं पे भी हल्का सा बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो उच्च न्यायालय के अगर कोई फैसले, कार्यवाही और कार्य शासन संबंधित जो भी कार्य होंगे वो एक परिसाक्ष्य के रूप में, मतलब कि उन्हें साक्ष्य के रूप में लिख के रख लिया जाएगा, और ये जो लिखे हुए होंगे ये बाकी जो उसके अंदर में, जो हाई कोर्ट के अंदर में अदालतें काम कर रही होंगी उनके लिए कानून का काम करेगा, और उस पर कोई सवाल, बिना बात का सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। और एक होता है न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित कर सकते हैं। ये मैं आपको 2 प्रकार की अवमानना बता चुकी हूँ, तो अभी तो आपने ताजा कल की वीडियो में पढ़ा है सिविल और अपराधी, ठीक है। और 7वां है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, कि इसमें क्या है कि जो हमारा कोई भी, जो हमारी विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल ने हमारा अगर कोई कानून बनाया है तो उसे ये देख सकते हैं कि वो कानून संवैधानिक है कि नहीं, असंवैधानिक है, कि वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। तो देखिए ये वाला न्यायिक पुनरावलोकन हमारा आर्टिकल 13 में भी है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में आता है, जिसमें रिट वाला सिस्टम भी आप देख चुके हो, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में आता है। तो देखिए अब आपके लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में है, तो अगर ये तीनों आर्टिकल होते हैं तो आपका इसी प्रकार आपका ऑप्शन होगा कि आप तीनों टिक कर लो। अगर आपका ये नहीं होते हैं तो आपका आर्टिकल 13 सही हो जाएगा, 13 नहीं होता है तो जिस प्रकार से इनमें से जो आए वो आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आप मौलिक अधिकारों का हनन है कि नहीं ये सब चेक करना, ये सब आता है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन में, ठीक है। तो आपको लेक्चर कुछ समझ आया होगा। और देखिए अब मैं आपको कह सकती हूँ कि अब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 2 टॉपिक पढ़ चुके हो। अगर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 45 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और देखिए इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, और मैं तो कह रही हूँ हो सकता है कि आप 45 से ऊपर भी कर लो, 48 और 49 भी कर लो, पर मैं कह रही हूँ 45 तो आप आराम से कर पाओगे, समझ के कर पाओगे। बाकी अगर कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मतलब ये तो ज्यादा ही फनी हो जाएगा, पर मैं जो आपको बता रही हूँ कि उन्होंने उस वाले डिसीजन देते टाइम उस जज ने क्या खाया था, क्या पहना था, मतलब आते नहीं है बट कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हो जाते हैं, तो उनके पीछे आपको कतई नहीं पड़ना है। अगर कोई किसी में एग्जाम में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही ज्यादा फैक्ट का, तो वो अगर कभी 2-3 साल में किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आपको देखिए उस प्रकार के क्वेश्चन के पीछे जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ही टॉपिक, वो ही चीज आपको ज्यादा पढ़नी है। ये नहीं कि भाई 10-5 साल में कोई एक क्वेश्चन आ गया आप उसी के पीछे उसी टाइप की सारी चीजें एकदम रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और उसका क्वेश्चन नहीं आया कोई, अगर एक आ भी गया तो आप क्या कर लोगे, इतनी एनर्जी, इतना आप कुछ और किसी सब्जेक्ट को दे सकते हो।
तो अब देखिए जिसको समझ आए उसके लिए ठीक है, जिसको ना आए तो बाकी उनकी मर्जी है। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आती है। और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।